इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स या कह लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया कि किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, चार्जेस का माइग्रेशन कब कहाँ कैसे होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी किसे कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक इंटरनल रिलेशन जो बनता है वो कैसा बनता है। तो कंप्लीट इसकी पूरी थियोरी हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। इस लेक्चर में हम इन्हीं सब बातों पर जो हमने पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स में सीखा है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो आई गेस पिछला जो लेक्चर था अपना प्रीवियस वन, इसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। उसी सीक्वेंस को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। वी विल बी डिस्कसिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। So let's start with this. Now here in this question it is stated that के 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में से एंड इट इज जस्ट फ्लोइंग इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये करस्पॉन्ड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें बस हमको करंट का जो जनरल फॉर्मेट है वो समझना है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में हम करंट को लिख सकते हैं, एवरेज करंट को आप ऐसे कर सकते हो, चार्ज अपॉन टाइम। अब करंट का कैलकुलेशन देखें तो ये 2 एम्पियर है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू चार्ज कितने जा रहे हैं हमें ये पता नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम इज 1 सेकेंड। तो कैलकुलेशन के बाद फौरन ही हमको पता चलेगा कि चार्ज हो गया 2 कूलम। करेक्ट हो गया ये। बट आपको याद होगा कि किसी भी गिवन सिचुएशन में जो चार्जेस लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी चार्ज ऐसे ही बनता है ना, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना हमने। यस यस और नो, ये फॉर्मेट Yes. पता है ना आपको। हाँ, अब हमें पता करना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। सो दैट विल बी Q by E। अब टोटल चार्ज इस करंट को बनाने वाला वो तो आ गया 2 कूलम, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बस आपने इसे सॉल्व करना है, 2 डिवाइडेड बाय 1.6। सो यस, क्या एक्सपेक्टेड आंसर आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1.6 करें आप। 0 point into 10 to the power 19. 0 point what? 8. Is it 0.8? Yes, just confirm it. ठीक से करो कैलकुलेशन। ये 2 है, ये 1.6 है। 1.25 into 10 to the power minus 19. कैलकुलेशन कैसे करते हो? 1.25, so that is 1.25 into 10 to the power minus 19 का हो जाएगा प्लस 19। तो इतना करंट बनाने के लिए जो है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फ्लो कराया गया था इन जस्ट 1 सेकेंड। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जस्ट टू बिगिन विथ हमने इससे शुरू किया। अब आइए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा है ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान देंगे और समझेंगे कि कैसे बताया जा रहा है। Now read this question very carefully. Find the average current and find the current through the surface at time t is equal to 5 सेकेंड। तो हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना चार्जेस गिवन है। ये चार्जेस हैं जो कि 0 to 10 सेकेंड्स के ड्यूरेशन में फ्लो कर रहे हैं। अब हमें पता करना है कि एग्जैक्टली 5 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो आई होप आप इस चीज को फौरन ही समझ जाएंगे कि किसी गिवन सिचुएशन में अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं तो हमें ये लिखना होता है ना dq by dt। Yes, sir. ठीक है,
अब Q को यहाँ पे टाइम की फॉर्मेट में एक इक्वेशन की तरह दिया गया है, एंड दैट इज 4t² + 2t। आपको एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे करना है कि आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है। So if you do the differentiation, आंसर क्या आएगा? 8t + 2। शाबाश। लेकिन हमको ये सारा कैलकुलेशन उस वक्त करना है जब टाइम होता है 5 सेकेंड। तो करंट का कैलकुलेशन हो गया बच्चों 8 इंटू टाइम 5 कर दिया, बाद में +2 कर दिया। तो ये पहले मल्टीप्लीकेशन करें, आंसर आ गया 42 एम्पियर। सो दैट इज द फर्स्ट केस। पहला पार्ट क्लियर हो गया उसका। यस नो? यस सर। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है कि एवरेज करंट कितना है। एवरेज करंट, तो बच्चों इसमें हमें ये देखना है कि टोटल कितने चार्जेस फ्लो हो गए डिवाइडेड बाय टोटल जो करस्पॉन्डिंग टाइम था वो कितना है। छोटे टाइम इंटरवल के लिए नहीं कर रहे हैं हम इसको, डिफरेंशिएशन की फॉर्मेट में नहीं लेंगे, टोटल चार्जेस फ्लोन। आप इनिशियल टाइम कितना मानेंगे? 0। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करता हूं जिसमें मुझे Q का फॉर्मेट ऐसे बताया गया है 4t² + 2t, और मैं इसको इनिशियल लेवल पे कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 4 × 0 का स्क्वायर + 2 × 0। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि इनिशियल चार्जेस तो 0 होगा। यस सर। अब आप फाइनल चार्जेस के निकालेंगे, टोटल कितने फ्लो होते हैं, फाइनल कितना होता है। तो फाइनल के लिए टाइम की जगह पे हमको 10 सेकंड पुट अप करना है। तो ये हो जाएगा 4 × 10 का स्क्वायर, टी की जगह पे 10 लिख रहा हूं मैं, समझ रहे हैं बात आप? तो यस क्यू सर। फाइनल कितना हो गया? 100 × 4 400 400 प्लस दिस 20, सो दैट विल मेक 420 कूलम। आप इस बात को जरा फोकस करें कि टोटल चार्जेस का फ्लो कितना हुआ। तो आंसर सिंपल है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करेंगे आप, यस सर। वो 420 हो जाएगा। और ये टोटल कितनी देर में हुआ? तो आंसर है 10 सेकंड में हुआ। 0 से लेके 10 सेकंड मतलब टोटल टाइम का ड्यूरेशन 10 सेकंड था। तब आपके पास डेल्टा क्यू का फैक्टर भी अवेलेबल है और डेल्टा टी का फैक्टर भी अवेलेबल है। तो एवरेज करंट अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से कि इस सिचुएशन में एवरेज करंट हो गया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं वो 420 हैं और टोटल टाइम भी जो लगा वो 10 सेकंड लगा, यानी कि 42 एम्पियर आ गया एवरेज करंट भी। ओके, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज हो सकते हैं, आप चौंक सकते हैं कि सर दोनों ही करंट तो सेम आ गए इंस्टेंटेनियस लेवल पे और एवरेज लेवल पे। अब ये ऐसा एक कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा आए। जस्ट लाइक इमेजिन करें कि आप अगर ये 5 सेकंड की बजाय 2 सेकंड पे कैलकुलेट कर रहे हो, जस्ट सोचें आप 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे आपको टी की जगह 2 सेकंड पुटअप करना पड़ेगा। 2 × 8 हो जाएगा 16, 16 + 2 विल बिकम इक्वल टू 18 एम्पियर। तो करंट बदल गया, 2 सेकंड पे कुछ और करंट था, लेकिन एवरेज नहीं बदलेगा। एवरेज हमेशा इतना ही रहेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 0 to 10 सेकंड। ये जो आ रहा है इंस्टेंटेनियस, ये अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग आएगा। बात आ गई समझ में आपके? यस सर। ओके, यस सर। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी हमें करंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है ना, तो हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब हमको एवरेज निकालना है तो हम टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देखेंगे। और टोटल चार्ज फ्लोन हमें ऐसे निकालना है कि इनिशियली कितने थे और फाइनली कितने हैं, उन दोनों को माइनस करके टोटल चार्ज फ्लोन हमको मिल सकता है। आई होप आप इन दोनों बातों में फर्क कर पा रहे हो। यस? यस सर। Okay. Now let's go to the next question, that is current through the wire is given as such. I is equal to 10 plus 40, where t is time in second and I is current in ampere. Find the charges crossed through the section in time interval 0 to 10 second. तो अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन हमसे पूछा है, करंट गिवन है और हमको ये निकालना है कि कितने चार्जेस यहाँ पे क्रॉस कर रहे होंगे। तो बड़ी आसान सी चीज है बच्चों, आप थोड़ा नोटिस करो कि जब हम लोग करंट लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है? dq/dt, यानी कि जरूरत पड़ने पर dq कैसे लिखा जा सकता है? I/dt। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये सारा कैलकुलेशन करना है, जैसे कि 0 to 10 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करे हैं, तो हमें इसी इक्वेशन को ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 0 से मैक्सिमम q और ये 0 से कोई पर्टिकुलर टाइम t।
क्या कहते हो? Yes, sir. अब dq का इंटीग्रेशन तो q हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई q इक्वल इंटीग्रेशन 0 से t। करंट की जो भी इक्वेशन आती है वो पुटअप करेंगे और उसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। Yes, आ sir. गई बात समझ में? और ये बिल्कुल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है ना, कि करंट ऑब्टेन करते वक्त हम चार्जेस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो चार्जेस ऑब्टेन करते वक्त हम करंट की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, दे आर जस्ट रिवर्स टू ईच अदर। Yes, sir. वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, ये क्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये इंटीग्रेशन जो कि चल रहा है 0 से लेके 10 सेकेंड, भूले नहीं इस बात को आप। अब देखिए करंट की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, तो करंट की इक्वेशन आपको गिवन है 10 प्लस 4t और ये आगे का इंटरवल आपने लगा दिया dt। आप इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करें, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसको फौरन समझ जाएंगे, बट फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, अलग अलग कर दिया मैंने, 10 dt 40 dt। अब 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt बचा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. 0 से 10, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन मैं समझता हूं t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, Yes, sir. 0 से 10। तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट्स लगेगी 0 टू 10, प्लस 4 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगेगी 0 टू 10। अब यहां पर मैं आपको ये चीज बता रहा था, उतने में पावर कट हो गया कि ये जो फैक्टर है 2, ये यहां काट दो, इसको बना दो 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पे करो। सो इफ यू जस्ट कंटिन्यू, अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि आप ये चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सभी स्टूडेंट्स को इसमें कंफर्टेबल लगे इसलिए ये सारी चीजें लिख रहा हूं, अदरवाइज इंटीग्रेशन की इतनी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, and then we'll be getting this 10 minus 0 10, 10 into 10, this will become 100। correct है? Plus 2, Yes. this will also become 100, right? 10 का स्क्वायर। so ओवरऑल कैलकुलेशन आप करें, यहाँ पे एडिशन पूरा करें, 200 plus 100 that will be equal to 300 कूलम। सो गिवन टाइम इंटरवल में 0 से लेके 10 सेकंड के जो टोटल चार्जेस यहाँ पे फ्लो होंगे वो 300 कूलम के फ्लो होंगे। अब खास इस प्रॉब्लम का यहाँ पे जो मैंने उसको इंक्लूड किया, इसका रीजन ये है कि आप इस बात को समझ पाएं कि जब हम चार्जेस से करंट बनाते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हम करंट से चार्जेस को फाइंड आउट करने वाले होंगे तो हमें मैथमेटिकली उसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम इंटीग्रेशन और मैथ्स की इस तरीके की टेक्निक्स लगातार मैकेनिक्स में यूज करते आए हैं, तो हम काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं इन चीजों को समझते हुए। बस अब रिलेट करना है कि करंट और चार्जेस को आपस में कैसे हम डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके फिगर आउट कर सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं, कुछ इसी तरीके का एक प्रॉब्लम है। इसमें हमें करंट गिवन है 3 प्लस 2t, ये यूनिट्स को थोड़ा सा आप इग्नोर करें, यहाँ पे करंट की इक्वेशन मैं यहाँ रीराइट करता हूं, तो ये करंट की इक्वेशन I ऐसे लिखता हूं मैं, इट इज 3 प्लस 2t। ओके, तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्जेस विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन अ टाइम बिटवीन 0 टू 4 सेकंड। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करना है जैसे अभी हमने किया था। चार्जेस q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू अ पर्टिकुलर टाइम t I dt। करेक्ट जा रहे हैं बच्चों? Yes, sir. नाउ द टाइम इज टेकन इन इंटरवल ऑफ 0 टू 4 सेकंड। करंट की इक्वेशन लिखें आप, दैट इज 3 प्लस 2t dt। इंटीग्रेशन इसे सेपरेट करके करें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पे, दैट इज 3t dt प्लस 2t dt। क्विकली आप इंटीग्रेशन बता सकते हैं?
3 t 0 to 4 प्लस 2 क्या होगा बेटा यहाँ पे? टी स्क्वायर बाय 2 वेरी गुड, टी स्क्वायर बाय 2 0 to 4. नाउ ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, सो q इज इक्वल टू, अगर आप क्विकली काम करते हैं तो चलो एक स्टेप बढ़ा के ही लिखता हूं मैं यहाँ पे, करेक्ट है ना? सो दिस q विल बिकम इक्वल टू 3 into 4 दैट इज 12 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल चार्जेस कितने हो गए? 28 कूलम्स. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एक्चुअली रिपीट हो गया, मतलब वो थोड़ा सा डेटा चेंज करके हमने रिपीट कर लिया इसको. सो दैट्स द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन ए, सॉरी question A unit. Now what would be the possible solution for question B? What constant current would transport the same charge in same time interval? तो अगर हम एक करंट का इसमें सिनेरियो बताना चाहें कि भाई इतने ही चार्जेस को यूज करते हुए अगर आप एक करंट डेवलप करना चाहते हैं एग्जैक्टली उतने ही टाइम में, तो वो करंट क्या होगा? तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. बी देखो, तो यहां पे मैं करंट को ऐसे लिखूंगा बेटा, Q by T. अब जरा सोचो कितने चार्जेस ट्रांसपोर्ट हुए हैं टोटल? 28 कूलम, 20 और ये सब कुछ कितने टाइम में हुआ है? 4 सेकेंड. 4 सेकेंड. 28 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा आंसर? 7 एम्पियर. 7 तो इतने चार्जेस से अगर हम एक कांस्टेंट करंट इमेजिन करें फॉर अ टोटल टाइम ऑफ 0 to 4 सेकेंड, तो वो कांस्टेंट एवरेज करंट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कितना है? 7 एम्पियर का. गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके, चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं. अब आपने यहाँ पे थोड़ा तेजी से काम करना है, गलती नहीं करनी. The potential difference applied on an X-ray tube is 5 kilovolt. तो कुछ certain potential difference यहाँ पे हमको दिया हुआ है, given है. And the current through it is 3.2 milliampere. तो कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होंगे पर सेकेंड, ऐसे पूछा. अब पोटेंशियल डिफरेंस का कोई खास यहाँ पे रोल है नहीं, नॉट नीडेड एक्चुअली. बस करंट की जनरल इक्वेशन आप बना लें, तो ये होता है ना Q by T, चार्ज अपॉन टाइम. बेटा मैं आपको ये याद दिला दूं, ये जो Q होता है ना, ये N ही होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन. याद आया कुछ? यस सर डिवाइडेड बाय T. अब एक काम करें, N बाई T को सेपरेट कर लें, N बाई T को, तो क्या इक्वेशन I बाई E हो जाएगी? यस अब जरा ध्यान से समझें, ये N जो है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और T का मतलब पर सेकंड हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, और वही हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड. N बाई T का ही फैक्टर हमको एस्टिमेट करना है. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद N बाई T. करंट कितना है? 3.2 मिली एम्पियर है, इसलिए इसका कन्वर्जन कर लें 10 to the power -3, डिवाइड कर लें. सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, सब जानते हैं ना, 1.6 into 10 to the power -19. बस कैलकुलेशन पूरा करें एंड डन, फिनिश. 1.6 3.2 ये कट हो गया 2 से, 2 -19 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, +19 और -3 +16. दैट्स इट. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको पर सेकंड देखने को मिलेंगे, एंड दैट मैच विद ऑप्शन ए. ठीक हो रही है बात? यस सर ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें बताया जा रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसकी स्पीड है 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड अलोंग द लाइन. तो ऐसे इमेजिन किया गया जैसे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चलते जा रहे हैं. टोटल करंट जो ये प्रोड्यूस करता है, ये 1.6 into 10 to the power -6 एम्पियर इतना करंट प्रोड्यूस करता है. तो 1 मीटर के सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूंगा बेटा कि आप बस करंट की जनरल इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, Q by T. आप रिकॉल करें, इस Q को हम कैसे लिखेंगे? NE डिवाइडेड बाय T. अब सवाल है, हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है,
मतलब गिवन इक्वेशन में टाइम नहीं है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। तो क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? यस, वेरी गुड। स्पीड इज इक्वल टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes, sir. तो इस स्पीड को थोड़ी देर के लिए v बोल देते हैं, डिस्टेंस को d बोल देते हैं और इस टाइम को t बोल देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू डी बाई वी। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. देयरफॉर इस करंट की इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये हो गया NE डिवाइडेड बाई ये t जो फैक्टर है ना यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, आप इसको हटाओ और उसकी जगह पे d बाई वी लिख दो, d बाई वी। So rearrange the whole equation, you will be getting NeV divided by D. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो गया I डिस्टेंस D डिवाइडेड बाई E इंटू V। करंट है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, डिस्टेंस है 1 मीटर जैसे कि यहाँ बताया हुआ है, डिवाइडेड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और वेलोसिटी है 10 टू द पावर प्लस 6। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. बस बड़ा ही आसान सा सॉल्यूशन है। 1.6 फैक्टर यहां से कट गया, ये प्लस 6 न्यूमरेटर में जाएगा, वो भी माइनस 6 हो जाएगा। 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 19। तो आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे। एक्सपेक्टेड आंसर हो जाएगा 10 पावर 6 7 है ना, 12 और 19, माइनस 12 प्लस 19। Yes. Okay, so that way we can just get it very easily. Let's move on to the next question. अब ये बोर मॉडल की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो करंट निकालना है। तो बेटा जनरल इक्वेशन आप यूज करो ना करंट की। जनरल इक्वेशन क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। इनफैक्ट मुझे इनिशियल डेफिनेशन में तो क्यू लिखना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये होता है एन ई अपॉन टी। सही जा रहे हैं मैडम? Yes, sir. Yes, sir. अब बोहर मॉडल की जब हम बात करते हैं तो वी जस्ट यूज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ना, एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो बोहर मॉडल के रेफरेंस में ये n तो 1 हो जाएगा, तो फिर यही करंट हमें ऐसे लिखना पड़ेगा E, और उसके घूमने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है T। पर्टिकुलर टाइम पीरियड वैसे ही घूमेगा वो, हर बार सर्कल में उसी हिसाब से घूमेगा। तो बस सारा कुछ अवेलेबल हो गया अपने पास। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और टाइम पीरियड हमें बताया जा रहा है 5 इंटू, एक सेकेंड, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। अब देखो 1.6 को जब आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा डिवीजन का जो आंसर है। अब ऑब्वियस बात है ये 0 तो नहीं हो रहा, 1.6 तो नहीं हो रहा, 0.17 भी नहीं हो रहा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि न्यूमरेटर 1.6 है, डिनोमिनेटर 1.5 है। तो मोर लाइकली क्या है? Option D. यस, 1.07 और माइनस 19 और माइनस 16 का रेशियो जब हम लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से तो वो भी बन जाएगा -3। तो बिल्कुल करेक्ट मैच हमको ऑप्शन डी में मिल जाती है। ओके, मैं तेजी से तो नहीं चल रहा हूँ ना, बराबर समझ में आ रही है सारी बातें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. now let's continue to the next. An electron is moving in a circular path of radius is given, frequency is given, करंट कितना है पूछा है। तो बच्चों करंट जब हम सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से देखते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो हमें याद रखना चाहिए वो होता है E/T। लेकिन आपको याद होगा कि 1/T ये जो फैक्टर होता है ना, ये होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूजुअली n ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ n इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि n हम ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं।
तो लेट्स राइट इट एज फ्रीक्वेंसी एफ। तो जस्ट इमेजिन करें यहां से ये जो 1/t फैक्टर है इसको हटा के आपने एफ लिखना है, तो यही इक्वेशन अब कैसी बनेगी? I is equals to एफ ई। V. अब फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है इसकी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है घूमने की, दैट इज 6.8 इंटू 10⁻15, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम जानते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19। बस ये मल्टीप्लीकेशन पूरा कर लें आप, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा मल्टीप्लीकेशन इसका? देख लें आप। कितना आ रहा है आंसर इसका? 10.88 into 10 to the power minus 4. 88 multiplied by 10 raised to minus 108 into 10 to the power Minus 4. minus 4. 4। प्रॉपरली देखो, 5. 5 क्या 3? ठीक से देखो, Minus 4. 4 नहीं होगा मेरे ख्याल से। 3. हाँ 4 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी 6.8 का मल्टीप्लीकेशन तुम 1.6 के साथ कर रहे हो। 1.08 लेने की बजाय आंसर 10.8 आ जाएगा फिर। तो अगर आप 1.08 लिख रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट -3। अब इसको करना है राउंड ऑफ, तो वो 8 हटा दें, चूंकि 8 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में 1 से रेस कर दो, 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये हमारा मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, काफी सिंपल है, इन चीजों में हमें वक्त भी खराब नहीं करना चाहिए, बट हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं आराम से, इत्मीनान से, तो 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते चलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉपर वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और रेडियस है 1 मिलीमीटर। इसको हमने ज्वाइन किया सीरीज में एक आयन वायर के साथ जिसका लेंथ 2 मीटर है, लेंथ ज्यादा है उसका, और रेडियस 3 mm है। ओके, करंट पास हो रहा है इन दोनों में से। अब सीरीज में ज्वाइन करने का इंटेंशन क्या है, या सीरीज में ज्वाइन करने का मतलब क्या है, ये बड़ी एक अहम बात है। लेट मी जस्ट ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। कि ऐसी पहले कॉपर की वायर है पतली सी, और इसके साथ जो ज्वाइन करा दिया ये एक आयन की वायर है, थिक है, क्योंकि उसका रेडियस हमको कितना बताएं, 3 mm। तो ये जो आयन की वायर है इसका रेडियस हमको, मैं इसको रेडियस को R2 कॉल कर देता हूं, और ये 3 mm है। जबकि ये जो है ये छोटा सा रेडियस, इसको मैं R1 कॉल कर देता हूं, और ये 1 mm है। सीरीज का मतलब ऐसे कंटिन्यूटी में ज्वाइन किया हुआ है, और सीरीज का सबसे बड़ा मतलब आप जानते हो कि जो करंट कॉपर वायर में से जा रहा होगा एग्जैक्टली वही करंट किस में से जाएगा, आगे की आयन वायर में से। सीरीज में ना करंट सेम होता है, ये याद रखें आप। अब जैसे मान लीजिए कि एक पतला पाइप आपने लगा दिया और उसके बाद एक मोटा पाइप आपने लगाया, फॉर एग्जांपल। अब आपने पानी को पंप किया दोनों में से, तो जो पानी पहले वाले पाइप में से जा रहा था वही पानी तो आगे वाले पाइप में से भी जाएगा। Yes, sir. तो सीरीज का सिंपल रूल याद रखें कि इसमें करंट सेम होता है, करंट चेंज नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल रूल है, सीरीज के केस में करंट सेम। अच्छा, इस पे हम और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। फिलहाल बस एक छोटी सी बात दिमाग में बिठाइए कि जब भी हमने वायर्स को या किसी रेजिस्टेंस को या किसी कंपोनेंट्स को या किसी भी चीज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उन सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स में जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं सब में करंट सेम होगा। अब इन्होंने हमसे पूछा कि भाई रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा। हाँ, तो हो सकता है कि कॉपर वायर में से जो करंट चल रहा होगा उसकी करंट डेंसिटी J1 है, और आयन वायर में से जो करंट चल रहा होगा उसकी करंट डेंसिटी J2 है। अब आप तो ये जानते हैं कि जब हम करंट डेंसिटी लिखते हैं तो वो डिपेंड करती है करंट अपॉन एरिया पर। इसी को तो करंट डेंसिटी कहा जाता है, करंट पर यूनिट एरिया। Yes, sir. Yes, तो sir. ऑब्वियस बात है बेटा, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी I डिवाइडेड बाय उसका करस्पॉन्डिंग एरिया, और आयन वायर के लिए लिखा जाएगा करंट I डिवाइडेड बाय उसका करस्पॉन्डिंग एरिया।
आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पे करंट पे I1 I2 नहीं बनाया, रीजन साफ है क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अब हमने करंट डेंसिटी का रेशियो यहाँ पे एस्टिमेट करना है। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, जस्ट आप रेशियो ले लें J1 डिवाइडेड बाय J2। तो इनवर्स रिलेशन के हिसाब से आपको रेशियो मिल जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A1। क्या कहते हो? Yes, sir. नाउ विद दैट रेफरेंस J1 डिवाइडेड बाय J2 इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो जाएगा बेटा पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 का स्क्वायर, बिकॉज ये है तो काइंड ऑफ सर्कल, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा इसका सर्कुलर ही तो बनेगा, Yes, sir. ठीक है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा। अब पाई फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, ये पाई फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। अब आपने लिखना है करंट डेंसिटी J1 डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी J2 इज इक्वल टू R2 जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर और R1 जो है ये 1 का स्क्वायर, रेशियो लेने पर आंसर आ जाएगा 9/1। 9. So that will give us option B as the correct choice. B. Okay. Let's take the next question. Continue करते हैं। तो एक कंडक्टिंग वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी गिवन है हमको। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का फैक्टर आपको पता है ना, n निकालते हैं, हमने कॉपर का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था। Yes, sir. टोटल करंट 24 मिली एम्पियर का है, तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है। अच्छा ये जो गिवन है ये A है, तो लेट मी मार्क, ये A है, ये N है, ये करंट I है और ये VD फैक्टर हमको निकालना है। तो यू माइट बी रिमेम्बरिंग हमने करंट I, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं यहाँ पे, या चलो कैपिटल में ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट I इज इक्वल टू, अगर आपको याद है तो हमने लिखा था NEVD इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, Yes, sir. बस नंबर्स पुट अप कर लें। करंट I है 24 मिली एम्पियर, तो मिली का कन्वर्जन हो गया 10 टू द पावर -3। ये जो स्मॉल n है ये चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, ये गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 इंटू 10 टू द पावर -19। VD फैक्टर यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड हमको निकालना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको गिवन है 1, लेकिन ये 1. सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे 10 टू द पावर -2, और उसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसलिए 10 टू द पावर -4। तो हम सब ये जब सॉल्व करते हैं और VD के लिए कुछ पर्टिकुलर आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो एज आई हैव कैलकुलेटेड इसका आंसर आ जाता है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एक्सपेक्टेड आंसर है। Okay with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's take the next question. अब यहाँ पे हमको एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर बताई है। जाहिर बात है देख के समझ आता है कि A एंड जो है ये काफी छोटा है और B एंड जो है ये काफी बड़ा है। अब एक चीज ने बड़ी इंटरेस्टिंग बोल दी यहाँ पे कि करंट जो है वो स्टेडी है, मतलब कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर ये पूछ रहा है कि भाई इसमें आगे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात ड्रिफ्ट स्पीड की चल रही है। यू माइट रिमेंबर कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है, अगर हम करंट की इक्वेशन से इसको लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा NEVD इंटू A। करेक्ट है? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. बच्चों, E चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है। N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो भी कांस्टेंट है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब कंपेयर किया जाता है तो वो भी कांस्टेंट निकलता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो तो। करंट को क्वेश्चन में कांस्टेंट बताया जा चुका है, ऑलरेडी स्टेटेड, स्टेडी करंट। अब बचते हैं सिर्फ दो फैक्टर्स। अगर सब कुछ कांस्टेंट इस तरीके से हो गए तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हो? Yes, इफ आई sir. टेक दिस Yes, एरिया sir. ऑन द अदर साइड, मतलब सिंपल है, जहां का एरिया बड़ा होगा वहां ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी।
Yes, sir. और जहां का एरिया छोटा होगा वहां ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, तो ड्रिफ्ट स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? A. अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड ए के लिए देखें और अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी के लिए देखें तो हम ये देखेंगे कि ए की स्पीड ज्यादा होगी। Yes, sir. तो इस पॉइंट पर अगर हमने ऑप्शंस को चेक करना है तो ए नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। व्हाट वी मे गेट इज ड्रिफ्ट स्पीड इज इंक्रीजिंग ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये रॉन्ग है। ए से बी जाते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज होगी ऐसे बोल रहा है ये, जबकि ए से बी जाते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होने वाली है? डिक्रीज। Decrease. वी मे गेट ऑप्शन सी एज द करेक्ट चॉइस। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना? ये वाले प्रॉब्लम में ना हर बार इसी तरीके से आंसर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं, ये सिर्फ उस वक्त बन सकता है जब करंट कांस्टेंट है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इस इक्वेशन Yes. को आप उसी वक्त होल्ड कर सकते हो प्रोपोर्शनैलिटी में जब बाकी के सारे पैरामीटर्स कैसे बनते हैं? constant. कांस्टेंट बनते हैं। अगर बाकी के सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट ना बने तो हम ऐसी इक्वेशन होल्ड ना कर पाए यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। In a wire of circular cross section radius r, free electrons travel with a drift speed of velocity v when a current I flows through the wire. What is the current in another wire of half the radius and same material when the drift velocity is 2v? अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने मटेरियल सेम कर दिया। ये सेम मटेरियल है ना, मटेरियल सेम कर दिया। बेटा मटेरियल सेम करने से क्या होता है? Density same. हाँ, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम हो जाती है। तो आप इस करंट वाली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें तो इसमें टर्म आया NeVd और A। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया कि रेडियस को हाफ किया और ड्रिफ्ट स्पीड को 2 कर दिया। तो इसी सिचुएशन को मान लो अगर हम दोबारा लिखें और नए करंट को लिखें I डैश, तो N जू का 2 लिखना पड़ेगा, E भी जू का 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां करना पड़ेगा 2Vd। Yes, sir. अब सवाल बस इतना आता है कि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे वायर के रेडियस को हाफ किया है। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट कि इनिशियल सिचुएशन में हम ऐसे लिखेंगे ना इसको, NeVd पाई आर स्क्वायर। तो न्यू कंडीशन तो ऐसी बनेगी I डैश इज इक्वल टू Ne2Vd पाई r/2 का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा NeVd पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कैसे जरा सोचो, तो ये 2 का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर करने पर ये Vd के साइड वाला 2 कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ 2। अब ये जो न्यूमरेटर में पूरी चीज आ रही है ये क्या है? ये जो न्यूमरेटर में सब कुछ यहाँ पे आया ये क्या है? I. I। वेरी गुड, तो आंसर हो गया I/2। अब यहाँ स्मॉल i से बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा न्यू करंट इज इक्वल टू I/2। सो दैट वे वी शुड डील इट। और इस तरीके के क्वेश्चन इससे पहले एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके हैं। हमें बस प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए और उसकी जो एक थॉट प्रोसेस है कि कौन कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट है, बस उस पर हमें ध्यान देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ध्यान लगाएं। Potential difference V is applied at the ends of the copper wire of length L and diameter D. On doubling only D, डायमीटर को डबल कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वही लगा रखा है, लेंथ अभी भी उतनी ही रखी है, सिर्फ डायमीटर डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? अब ना यहाँ पे ऐसे सोचो कि ये पहली वाली जो वायर थी, मान लो हो सकता है वो ऐसी थी, इतनी सी वायर, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और इस पे यूं आपने ये सेल लगा दिया और इसमें करंट वरंट चल रहा है, जो भी है ड्रिफ्ट स्पीड जितनी थी उतनी है।
अब हमने क्या किया, इस वायर को बना दिया थोड़ा सा थिक, और लेंथ भी अभी उतनी रखी है जितनी पहले थी। पोटेंशियल और बैटरी जिसे आप कह सकते हो वो वैसे ही जोड़ी है जैसे पहले जोड़ा था आपने सेल, उसमें कोई चेंज नहीं किया आपने। तो फिर ड्रिफ्ट स्पीड का क्या होगा? तो आप जरा ख्याल करें कि जब हम यहाँ पे करंट के लिए कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो करंट वाली इक्वेशन में हम लिखते हैं एन ई वी डी इंटू ए, करेक्ट है? Yes, sir. Yes. अब चूंकि दोनों सिचुएशन में ना कॉपर ही यूज हुआ है, इन बोथ द सिचुएशन कॉपर इज यूज्ड, तो ये एनी फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, Yes, sir. कांस्टेंट हो गया, इसका कोई अब लेना देना नहीं बचा। तो इसे अगर कांस्टेंट मान लिया जाता है तो क्या ड्रिफ्ट स्पीड के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी ऐसी बनाई जाए, करंट डिवाइडेड बाय एरिया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो, अगर डायमीटर को हम डबल कर देते हैं तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, ये बात समझे आप? Yes, sir. हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर करंट का भी एक मामला हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं रहने वाला यहाँ पे। यू कांट से कि करंट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, नहीं, क्योंकि आपने पहले भी वही वोल्टेज जोड़ा था और अभी भी वही वोल्टेज जोड़ा है। आपने बस डायमीटर छोटा था और डायमीटर आप बड़ा कर दिया। अब अगर डायमीटर आप बड़ा कर दोगे तो करंट सेम नहीं रहेगा, करंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस में सोचता हूं, ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं। अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो आपको याद होगा, उसमें हम लोग लिखते हैं ना V इज इक्वल टू IR, Yes, sir. so Yes, I will sir. become equal to V by R. So you may continue writing के ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन I हटा के V by R डिवाइडेड बाई A, तो ड्रिफ्ट स्पीड हो गई V डिवाइडेड बाई R इंटू A। अब हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट है। चलो, तो मामला आगे अटक गया रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। हाँ, यहां आगे मामला अटक गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पतली वायर का और इस मोटी वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा? No. नहीं, अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। अब एक चीज थिक है तो जाहिर बात है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। तो फिर हमको यहां भी एक अलग सा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और अभी हम और आगे रेजिस्टेंस के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तब भी हम पढ़ेंगे इसे। रो एल बाई ए, याद आया कुछ? Yes. क्लास 10th में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, इसको सीखा होगा ये, और अभी हम आगे इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। डोंट वरी, जब हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशंस करेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए इस तरीके का फॉर्मूला हम बाकायदा डेवलप करेंगे, जिसमें रो कहा जाता है रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं इस प्रोसीजर में वी को चेंज कर रहा हूं? वायर को डायमेट्रिक लेवल पर चेंज करने के प्रोसीजर में क्या अप्लाइड वोल्टेज चेंज किया गया है? No. नहीं। क्या लेंथ चेंज की गई है? Yes. लेंथ चेंज की गई, शाबाश। क्वेश्चन पढ़ा नहीं ध्यान से तुमने? No, ऑन sir. डबलिंग ओनली No. डी, No. लेंथ भी चेंज नहीं की No. गई। रो ये मटेरियल का कांस्टेंट है, रो इज द कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, ये भी कांस्टेंट है। और सरप्राइजिंगली हम नोटिस करेंगे कि यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही कैंसिल हो रहा है टर्म, तो बचा क्या? पोटेंशियल अप्लाइड, रेजिस्टिविटी और लेंथ। अब ये तीनों चीजें कैसी हैं? Constant. कांस्टेंट मेंटेन की गई हैं। तो क्या ड्रिफ्ट स्पीड में कोई चेंज आएगा? No. No. नहीं आएगा। तो हमारा आंसर होगा डज नॉट चेंज। हालांकि यहाँ पे एरिया चेंज किया गया है, लेकिन इस तरीके से सिचुएशंस को रीअरेंज किया गया कि ड्रिफ्ट स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। बात आ गई समझ में? तो मैंने Yes, अलग अलग sir. वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने रखे, जहां पे करंट को कांस्टेंट किया गया, जहां पे मटेरियल को सेम रखा गया, या जहां पे पोटेंशियल को सेम रखा गया। तो आपने इन तीनों को अच्छे से जस्टिफाई करना है। आप हर बार ये नहीं कह सकते कि एरिया बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड घटेगी, नहीं, ये डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे कि हमने कौन सी चीज को कांस्टेंट मेंटेन किया है। गेटिंग इट राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Sure. चलिए, तो इन दोनों तीनों प्रॉब्लम्स को जरा आप केयरफुली कहीं हिंट बोल के नोट डाउन करके रखें। ये वाला 18,
17, 16, इन दोनों तीनों प्रॉब्लम्स को जरा अच्छे से कर लें आप। नाउ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन 19। A current flows in the wire of a circular cross section with free electrons traveling with mean drift velocity v. Okay. If an equal current, हाँ, this is very important. Equal current मतलब करंट को कांस्टेंट रखा अब हमने। Flows in the wire of twice the radius, रेडियस 2 गुना कर दिया, तो ड्रिफ्ट स्पीड का क्या होगा? तो बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड का जनरल फॉर्मूला आप बनाओ। देखो ये करंट NEVD इंटू ए। इक्वल करंट का मतलब हो गया कि करंट कांस्टेंट मान लिया गया। सेम मटेरियल ऑफ कोर्स होगा, सेम मटेरियल उसी क्रॉस सेक्शन में, उसी मटेरियल में हम बात कर रहे हैं, तो एन और ई फैक्टर भी कांस्टेंट हो गए। तो वीडी और ए आपस में कैसा रिलेशन बनाएंगे? यस, Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, बिकॉज बाकी के सारे पैरामीटर्स तो कांस्टेंट हो रहे हैं ना। ए नीचे ले जाए, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगी इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के बाद। अब इसी चीज को बच्चों अगर हम रेडियस की टर्मिनोलॉजी में लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा, Yes, sir. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर रेडियस एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर के साथ रिलेशन बनाए। आप देखें पहली ड्रिफ्ट स्पीड लेट मी राइट VD1 और दूसरी ड्रिफ्ट स्पीड लेट मी राइट VD2 इज इक्वल टू, क्या मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 द होल स्क्वायर। Yes, sir. अब पहली ड्रिफ्ट स्पीड को क्वेश्चन में v बोला है, तो आई विल बी जस्ट यूजिंग v डिवाइडेड बाय VD2 इज इक्वल टू R2 और R1। तो यहां ध्यान से पढ़ें कि हमने रेडियस को ट्वाइस करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 की जगह पे लिखें आप 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1, आपने करना है इसका स्क्वायर। तो R1 फैक्टर कैंसिल हो गया और VD2 हमको मिलेगा V डिवाइडेड बाय 4, है ना। 2 का हो Yes, जाएगा स्क्वायर 4, 4 यहां नीचे आएगा, VD2 ऊपर। सो वी Yes, मे sir. गेट द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन सी। ठीक हो रही है बात? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1-2-5 मिनट हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। बीच में लाइट भी चली गई थी, तो ऐसा ना हो कि 2-3 क्वेश्चन हमारे छूट जाएं सिर्फ। वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस टू गो फॉर। Now, 2 wires A and B of the same material having radii in the ratio 1:2 and carry the currents in the ratio 4:1, the ratio of drift speeds in A and B is। अब सेम मटेरियल का मतलब क्या मानेंगे आप? Same density. हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम मानेंगे। तो करंट की इक्वेशन देखें आप, एन ई ये ड्रिफ्ट स्पीड हो गई बेटा, इनटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया। इस चीज को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो हम ड्रिफ्ट स्पीड के लिए बिल्कुल सीधा साधा रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक होगी बेटा बात? Yes, Yes, sir. sir. तो ड्रिफ्ट स्पीड फॉर ए डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड फॉर बी इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय करंट ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। Yes, sir. ठीक है। अब हमें जो गिवन है ना वो रेशियो ऑफ रेडियाई गिवन है, एरिया नहीं। तो बी का एरिया कैसे लिखेंगे हम? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू करंट इन ए डिवाइडेड बाय करंट इन बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना, Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय करेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा बेटा आर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए का स्क्वायर। ये आपको समझा ना इनवर्स कैसे बन रहा है? ये डायरेक्ट रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन समझ में आई? रिलेशन तरीका लिखने का Yes, sir. Yes, sir. इजी है बहुत। अच्छा, आप करंट्स के रेशियो कितने गिवन है? यस, 4:1। और रेडियाई का रेशियो कितना गिवन है? 1:2, लेकिन ख्याल रहे 2:1 हो जाएगा, इनवर्स है Yes, sir. स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 into 4 हो गया 16 और डिनोमिनेटर में 1:1, 1। तो वी मे गेट एन आंसर 16:1।
Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's take the next question. A neon discharge tube has got 2.9 into 10 to the power 18 neon ions moving to the right each second, while 1.2 into 10 to the power 18 electrons moving to the left per second. सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं इतना है, तो करंट क्या होगा? तो लेट्स कंसीडर के Ni प्लस आयंस जो है ये राइट की तरफ जाता है, जबकि गिवन सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन जो है ये लेफ्ट की तरफ जाता है। तो टोटल करंट कितना होगा ऐसे पूछ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट किसकी डायरेक्शन में गिना जाता है? Towards positive charge. टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। और आगे क्या? टुवर्ड्स क्या? अपोजिट? Intensity. Opposite to electric intensity. अपोजिट गलत बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फेवर में गिनते हैं। नेगेटिव चार्ज अपोजिट। हाँ, जहां नेगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो अब इस जगह पे, इस बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जा रहा है, तो क्या दोनों के दोनों मिल के करंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या दोनों को सब्सट्रैक्ट होकर करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे? करंट तो इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ करंट जाएगा। मेरा सवाल समझ में आया आपको? पॉजिटिव आयन का जाना और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ये दोनों चीजें करंट में कंट्रीब्यूट करेंगी, क्या दोनों सब्सट्रैक्ट होकर करंट कैलकुलेट होगा? Subtract हो गए. सोच के बोलो, अगर तुम सब्सट्रैक्ट होके बोल रहे हो तो तुम फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ करंट को समझे ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ करंट। मैं पूछा अभी आपको कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। हाँ, और क्या होता है? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, करंट इसी के साथ जा रहा है, और करंट इधर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट जाना भी करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, माइनस नहीं हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. समझे नहीं समझे? यस Yes, सर। Yes. तो टोटल करंट अगर हम निकालना चाहते हैं I, तो बेटा ये दोनों चार्जेस का एडिशन करना पड़ेगा। 2.9 into 10 to the power 18 प्लस 1.2 into 10 to the power 18, इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, और उसको तुम सिंगल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग टाइम। आपने एडिशन क्यों किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आई बात? एडिशन क्यों किया आपने? क्योंकि क्योंकि वो पॉजिटिव positive- आयंस का जाना ये करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का अपोजिट जाना भी करंट में कंट्रीब्यूट ही करेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट गिना जाता है। Yes, sir. अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन भी राइट को जाते तो करंट में कैसे निकालता? दोनों चार्जेस को प्लस करके या दोनों को माइनस करके? Minus. माइनस करके। बात को समझो। ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. दोनों का एडिशन करो, 2.9 और 1.2 कितना हुआ? 4.1। 10 to the power 18 सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये सब कुछ जो है ना ये एक ही सेकंड में हो रहा है। पर सेकंड बोल दिया उसने, पर सेकंड। बेटा मैं करंट का ये वाला डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, NE डिवाइडेड बाय T। N को मतलब दोनों को मिला के गिन रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं। बात समझ आ रही है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब 4.1 और 1.6 का मल्टीप्लीकेशन करो। 4.1 1.6 6.6 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इनटू प्लस 18 माइनस 19 विल बिकम -1, और टाइम तो 1 सेकंड ही है, तो ये सब एडजस्ट कर लो, 0.66 एम्पियर। और देखो टुवर्ड्स राइट ही बनेगा करंट, राइट ही बनेगा, बिकॉज जहां पॉजिटिव चार्ज जा रहा है करंट वहीं जाएगा। Yes, sir. Okay, one last question and then we'll stop for this.
अब ये जो आखिरी क्वेश्चन है मैं इसको आपको होमवर्क में दे देता हूँ, फॉर्मूला में बता देता हूँ आपको कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। If the current flowing through the copper wire of 1 mm diameter is 1.1 ampere, the drift velocity of the electron is given to us. अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है, एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इज गिवन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मूले यूज करनी है। करंट इज इक्वल टू NE VD इंटू एरिया। निकाल पाएंगे एरिया? Yes, sir. 1 मिलीमीटर Yes, sir. पाई आर स्क्वायर। तो चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं। NEVD व्हेन नीडेड पाई आर स्क्वायर। तो VD जो है ये हो गया अपना I डिवाइडेड बाय NE पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है एक्सेप्ट N। N को छोड़ के सब कुछ है, देख लो, Yes, sir. है ना। I गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, 1.1 एम्पियर, E चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पता है, पाई 3.14 पता है, R 1 mm ये भी पता है, बचा क्या? N। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं पता हमको। मैं आपको ये रिकॉल करा दूं कि किसी गिवन सिचुएशन में अगर हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला है Na XD divided by area. डिवाइडेड बाय एरिया, नहीं एटॉमिक नंबर। Yes, sir. एरिया नहीं, एटॉमिक वेट। Yes, sir. समझे? ठीक है ना, ये वाला एरिया है और ये Yes. एटॉमिक वेट है। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कोई मतलब मैं आपको इसमें गलत नहीं ठहराऊंगा कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, बिकॉज दोनों टर्मिनोलॉजीज कैपिटल ए हैं, इसलिए वजह से हम थोड़ा थोड़ा इसमें कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ जो ए आता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, ये एटॉमिक वेट है, और वो भी हम इसको MKS में लेंगे, यानी कि 63 ग्राम्स है ना, तो 10⁻³ करके उसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में। ये डेंसिटी भी हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे इसको। एक्स माने सिंगल एटम से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सो दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक्स का वैल्यू 1 है। और Na एवोगाड्रोस नंबर है, आप जानते हो, 6.022 इंटू 10⁻⁻⁻+23। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, मतलब कैलकुलेशन पूरा करें, और वो उठा के यहाँ लाएं, फिर VD आप निकालें। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ए ऑप्शन आएगा इसका, अगर आप कैलकुलेशन पूरा करते हैं तो। ठीक है, रुक जाएं फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके।